गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पर जो हमारी लाइव क्लास हुई थी उसमें बेसिक टर्म में हमने सबसे पहले परचेज, तो बिजनेस में हम परचेज टर्म को केवल उस केस में यूज करते हैं जब हमने गुड्स खरीदा है जिसके हम बिजनेस डील करते हैं। तो बिजनेस में गुड्स अगर खरीदा जाएगा तो परचेज टर्म को हम यूज में लेंगे। जैसे कपड़े का व्यापारी है, अगर वो कपड़ा खरीदता है तो इसके लिए परचेज शब्द यूज करेंगे। फर्नीचर का व्यापारी है, फर्नीचर खरीदता है तो परचेज शब्द यूज करेंगे। परचेज कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट उधार में भी हो सकती है, तो कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों हो सकती है। दूसरी टर्म हमने लाइव क्लास में देखी थी, सेल्स। सेल्स का मतलब होता है कि कस्टमर को हम गुड्स देते हैं यानी बेचते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे में जो ओनरशिप ट्रांसफर होती है उसको हम सेल्स बोलेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगी किसकी? गुड्स की और सर्विस की। और ये गुड्स और सर्विस हम किसको देंगे? कस्टमर को। और किसके बदले देंगे? फॉर ए रीजनेबल प्राइस, एक रीजनेबल प्राइस के बदले। तो यहां सेल में हम क्या कहेंगे? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और सेल्स भी आपके दो प्रकार की होगी, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। अगली टर्म हमने परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब, अगर कोई माल गुड्स परचेजर के द्वारा सप्लायर को वापस लौटा दिया जाता है तो ये परचेज रिटर्न कहलाती है। गुड्स रिटर्न बाय परचेजर बायर टू द सप्लायर, तो इसको हम परचेज रिटर्न बोलते हैं। और परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड भी होता है। ये नाम याद रखना, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड भी होता है। एक टर्म हमारी थी सेल्स रिटर्न। जब कस्टमर के द्वारा कोई माल हमें वापस लौटा दिया जाता है तो वो हमारे लिए सेल्स रिटर्न होगी। कस्टमर के द्वारा कोई माल अगर हमें वापस लौटा दिया तो हमारे लिए वो सेल्स रिटर्न कहलाएगी। और सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म हमने देखी थी स्टॉक या इन्वेंट्री। तो जो गुड्स अकाउंटिंग ईयर के एंड में अनसोल्ड रह जाता है, बिकने से रह जाता है, लाइंग अनसोल्ड, बिना बिके पड़ा है, उसको हम स्टॉक या इन्वेंट्री बोलते हैं। जो साल के शुरू में, अकाउंटिंग पीरियड के शुरू में
अनसोल्ड पड़ा है वो ओपनिंग स्टॉक होगा, और जो साल के एंड में, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में अनसोल्ड पड़ा है वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। फिर मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ स्टॉक। इसमें कहा था कि स्टॉक रॉ मटेरियल का हो सकता है, स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का हो सकता है, और स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का हो सकता है। तो कुछ बिजनेस तो ऐसे होते हैं जो माल खरीदते हैं और बेचते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं, तो उनके पास तो एक ही टाइप का स्टॉक होगा, फिनिश्ड गुड्स। लेकिन जो कोई मैन्युफैक्चरिंग करके माल बेचता है, माल का उत्पादन करता है और बेचता है, तो उसके पास रॉ मटेरियल का भी स्टॉक हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस का भी स्टॉक हो सकता है, और फिनिश्ड गुड्स का भी स्टॉक हो सकता है। ये स्टॉक बाद में आएंगे काम में तो आपको डिटेल और बताएंगे। वैसे आपको समझाई दिया कि तीनों प्रकार के स्टॉक की सिचुएशन वहाँ होती है जहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग करके बिजनेस करता है, माल का उत्पादन करके बेचता है, वहाँ ये तीनों प्रकार के स्टॉक हो सकते हैं। और केवल कोई माल खरीद के बेचता है तो उसके पास तो तुम भी जानते हो कि कोई रॉ मटेरियल नहीं, कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं, जैसा माल खरीदा वैसा का वैसा बच गया अनसोल्ड, तो वो फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक हो जाता है। एक टर्म हमने डेटर के रूप में देखी थी। तो डेटर के रूप में आपको यूं बताऊं कि अगर हमने कोई माल किसी व्यक्ति को उधार बेचा और जिसका रुपया अभी हमें मिला नहीं, तो जो बायर है जिसको हमने माल बेचा है, जिसने हमारे से माल खरीदा है, वो व्यक्ति हमारा डेटर कहलाता है। तो डेटर का मतलब हुआ कि हमने गुड्स बेचा या सर्विस प्रोवाइड करी ऑन क्रेडिट, उधार में, और जिसका पेमेंट अभी तक हमें मिला नहीं, तो जो संबंधित व्यक्ति होगा, यानी जिसको हमने माल बेचा या जिसको हमने सर्विस प्रोवाइड करी, वो हमारे बिजनेस का डेटर कहलाएगा। और क्रेडिटर की टर्म इसकी बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी कि अगर हमने कोई माल, गुड्स परचेज किया है या कोई सर्विस हमने किसी से ली है और वो ऑन क्रेडिट, उधार में ली है, तो उसका पेमेंट अभी करना बाकी है, तो हमारे लिए क्रेडिटर कहलाएगा। जैसे मैं कह दूं ए को हमने उधार माल बेचा तो ए हमारा डेटर है, बी से हमने उधार माल खरीदा तो बी हमारा क्रेडिटर है। अब तुम्हारे बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, इन दोनों टर्म को मैं एक साथ में बताता हूं। एक सिचुएशन होती है बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा सर ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? तो ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो रुपया लेने वाले और देने वाले के बीच में, रुपया लेने वाले और देने वाले के बीच में होता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट। इसमें एक पार्टी जिसको रुपया लेना है वो एक बिल ड्रॉ करता है, लिखता है, उसको ड्रावर बोलते हैं, और जिसके द्वारा रुपया चुकाया जाना है वो उस बिल पर अपनी एक्सेप्टेंस, सहमति देता है, उसको हम ड्रॉई बोलते हैं। जिसने बिल को लिखा है यानी ड्रावर के लिए वो बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा, और जिसने उस पर अपनी सहमति दी है, एक्सेप्टेंस दी है,
वो उसके लिए बिल्स पेबल कहलाएगा। इस बिल ऑफ एक्सचेंज में अमाउंट मेंशन्ड होता है कि आपस में कितना रुपया लिया और दिया जाना है, और एक निश्चित पीरियड होता है कि इतने पीरियड के बाद में रुपया लिया और दिया जाएगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जिसने लिखा है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल, और जिसने उस पर अपनी एक्सेप्टेंस दी है उसके लिए बिल्स पेबल कहलाता है। गुड्स की डेफिनेशन आपको मैंने बताई थी कि कोई भी आर्टिकल, कोई भी थिंग्स जिसको रीसेल करने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग में काम करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग में यूज करने के लिए खरीदा जाता है, उसको हम गुड्स बोलते हैं। गुड्स में वो आइटम्स शामिल होते हैं जिनको हमने खरीदा। क्यों खरीदा? फॉर रीसेल, उनको वापस बेचने के लिए, या फॉर यूज्ड, फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट, तैयार माल प्रोड्यूस करने के लिए जिसको हमने खरीदा। जैसे कपड़े का व्यापारी कपड़ा खरीदेगा तो उसके लिए गुड्स कहलाएगा। फर्नीचर का व्यापारी फर्नीचर खरीदेगा तो उसके लिए गुड्स कहलाएगा। और अब मैं बताऊं कि कोई फर्नीचर का मैन्युफैक्चरर है, तो अगर वो फर्नीचर को काम में लेने के लिए टिम्बर खरीदता है या दूसरा किसी भी प्रकार का मटेरियल खरीदता है जो फर्नीचर बनाने के काम में आता है, तो वो उसके लिए गुड्स की डेफिनेशन में आएगा, यानी उसके लिए गुड्स कहलाएगा।